हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पादप कारिकी के बारे में, तो पादप कारिकी में हम लोगों ने देखा कि जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए था वो हमारे पादप कारिकी की फर्स्ट में था। लेकिन सेकंड में हम लोगों ने जो बात की, सेकंड में उन सारे रॉ मटेरियल्स का हम यूज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा वो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के अंदर हम लोग अकार्बनिक पदार्थ H2O का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, और उसमें हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा का उपयोग हो रहा था। लेकिन हम लोग जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पादपों में श्वसन, जिसको कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। श्वसन नाम हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में भी पढ़ा था, वहां हम लोगों ने देखा था कि प्रकाशिक श्वसन पाया जाता है। ठीक है, श्वसन आपकी वही प्रोसेस रहेगी कि O2 को इन और CO2 को आउट। यदि यही प्रोसेस प्लांट्स में प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रकाशिक श्वसन कहेंगे। लेकिन ये प्रोसेस यदि रात में हो तो उसको हम नॉर्मली श्वसन कह सकते हैं, कोशिकाओं के अंदर होना है। ठीक है, तो पादपों ने क्या किया कि पादपों ने बाहर से अकार्बनिक पदार्थ लिया और जो कार्बनिक पदार्थ है खुद का वो खुद ही बना लिया। हम लोग को कार्बनिक पदार्थ भी बाहर से लेना पड़ता है जब श्वसन में ऑक्सीकरण होना होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अपना संचित पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थ है वो बना रखा है। ठीक है, बाहर से O2 लेंगे, उस O2 के माध्यम से ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण करने से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होने वाली है, वहां पे ऊर्जा यूज हो रही थी। ठीक है, मेजर डिफरेंस समझ में आ गया आपको। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कोशिका में संचित खाद्य पदार्थों के ऑक्सीजन की क्रिया है वो श्वसन कहलाती है, और साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ठीक है, कि जो C6H12O6 है वो बन रहा था CO2 और H2O से, ठीक है, और एनर्जी भी यूज हो रही थी, उसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन है वो यहाँ पे श्वसन में देखने के लिए मिलती है कि C6H12O6 है वो O2 के साथ में ऑक्सीकरण करके CO2 H2O और एनर्जी उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से फिर यहाँ पे देखिए कि यह ऊर्जा उत्पन्न करने वाली रिएक्शन होती है कि इसमें ऊर्जा है वो उत्पन्न होगी, यूज नहीं होगी। ठीक है, एंजाइम नियंत्रित है। जैसे हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारे साइकिल्स पढ़े हैं, उन साइकिल्स में हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे एंजाइम काम आ रहे थे, और एंजाइम के साथ में वह प्रोसेस बहुपदीय थी। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस थी, साइकिल में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी टाइप से हमें साइकिल्स है वो यहाँ पे भी स्टडी करना है। तो एंजाइम नियंत्रित, उसी के साथ में हमने कहा है कि बहुपदीय उपापचयी क्रियाएं हैं। उपापचय का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं होती है उन्हें उपापचय क्रिया कहा जाता है, और ये बहुपदीय रहेगी। तो बहुपदीय है मतलब इसमें भी अपने को बहुत सारे स्टेप्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में हम लोग बोल रहे हैं कि कोशिकीय श्वसन, हम लोग कोशिकीय श्वसन नाम इसको दे रहे हैं, तो उसके साथ में हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक ढंग से उपस्थित नहीं होता, और यूकैरियोटिक जिसमें वेल डेवलप्ड केंद्रक है वो पाया जाता है। हम लोग किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। बड़े बड़े प्लांट्स है वो किस में आता है, यूकैरियोट्स में आता है। ठीक है, और जो जीवाणु वगैरह रहते हैं, जीवाणु और कवक वगैरह वो सब किस में आएंगे, जो एक कोशिकीय रहेंगे वो आएंगे प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो मोस्टली प्रोकैरियोट्स में मोनेरा जगत के जीव आते हैं जिनमें हम लोग जीवाणुओं की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे यूकैरियोट्स है, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो श्वसन के लिए एंजाइम होंगे वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कौन कौन से श्वसनांग उसमें पाए जाएंगे, तो वहां पे होगा यहाँ कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। पादपों के अंदर इसी टाइप का कोई श्वसनांग है वो नहीं पाया जाएगा, कोशिकांगों के अंदर ही क्या पाए जाएंगे, एंजाइम है वो पाए जाएंगे। तो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हमें ध्यान में है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके साथ में हम लोग बात करें यहाँ प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य तो हो गई, उसके साथ में मिजोसोम पाया जाएगा। और मिजोसोम क्या कार्य करता है, यहाँ पे मिजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही कार्य करेगा प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरे दो सवालों के जवाब देने हैं। मेरे दो सवाल ये हैं कि मिजोसोम कहाँ पाया जाता है, और उसके बाद में बताना है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो पाचन है वो अंतर कोशिकीय या बाह्य कोशिकीय। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, जितने ज़्यादा आप कमेंट में आंसर करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर बूस्ट होगी, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी से मैं आपको जल्दी जल्दी सिलेबस करवाने की कोशिश करूंगी। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे श्वसनीय आधारित पदार्थ और श्वसन के प्रकार के बारे में। श्वसनीय आधारित पदार्थ जो क्रियाधार है,
जिन पे क्रिया करने के बाद में, मतलब जिनका ऑक्सीकरण होने के बाद में हमें ऊर्जा मिलनी है, उन्हें क्या कहा जाएगा? क्रियाधार कहा जाएगा। तो क्रियाधार में हम लोगों ने सुना है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होते हैं और कार्बनिक अम्ल होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इनमें से जिसका उपयोग करते हैं हम लोग, डायरेक्ट रिएक्शन भी यही बोलते हैं, C6H12O6 बोलते हैं रिएक्शन। तो ये क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप लोग कहोगे कि मैम ऊर्जा का जो स्रोत है वो तो कार्बोहाइड्रेट ही है, फैट और प्रोटीन तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, कार्बनिक अम्ल को तो हम लोग दूर दूर तक नहीं जानते कि कार्बनिक अम्ल है क्या। तो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ऑर्गेनिक अम्ल भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। क्यों? हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं, हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब सेल्स है, वो बनी हुई है, वो इन्हीं चारों पदार्थों की बनी हुई है। तो यहाँ पे हम जो बोलते हैं कि ये चारों नाम तो हमें ध्यान में है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंस्टेंट आपको एनर्जी किससे मिलेगी, मतलब कि हाथों हाथ आपको एनर्जी किससे मिलेगी? आप लोग बहुत लेजी फील कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है, बहुत आलसी सा फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग है डेयरी मिल्क या 5 स्टार कुछ भी चॉकलेट है, ठीक है, इवन आप लोग चीनी की फाकी भी मार सकते हैं, ठीक है। तो चीनी किसी को ज़्यादा पसंद होती है, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे मेरे जैसे, ठीक है। तो आप लोग मतलब कुछ भी मीठा खाने की बात में, मीठा जिनको ज़्यादा पसंद होता है ना, कि कुछ भी मीठा खाया, मीठा खाते ही आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। तो इंस्टेंट एनर्जी का स्रोत है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वसा से। तो मैंने यहाँ पे देखा, आपको सामने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हो तो कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। लेकिन यदि वसा की बात करें तो वसा में 1 ग्राम में ही 9 किलो कैलोरी है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की जस्ट डबल होती है, ठीक है। अब उसके आधार पर मैंने साथ में हेडिंग में ये भी लिखा है श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के प्रकार में आप देखिए, यदि वसा और कार्बोहाइड्रेट का यदि हम श्वसन के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? प्लावी श्वसन कहेंगे। लेकिन वहीं पे इन दोनों की अपसेंट में यदि प्रोटीन के थ्रू श्वसन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? जीवधर्मी श्वसन कहा जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि वसा से सर्वाधिक कैसे है। यहाँ पे मैंने सामान्य और सर्वाधिक लिखा है, तो आपकी बोर्ड की इमेज और इसके अलावा जो कोशिकीय श्वसन है उसका एक सुंदर सा डायग्राम मैंने गूगल से भी लिया था, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। उसी के साथ में नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हो, तो टेलीग्राम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके और उससे नोट्स है वो अवेलेबल हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वसा ही सबसे सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत कैसे माना जाता है, तो आप देखिए कि जिसका अपचयन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण है वो सबसे ज्यादा होना है, तो सबसे ज्यादा अपचयित पदार्थ है वो क्या है? वसा। ऑक्सीकरण किसका होगा? वसा का होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी उसी से मिलनी है। उसके बाद में आपको एक बात और ध्यान में होगी कि वसा होता है वो जल विरोधी होता है, ठीक है। वसा में जल के मॉलिक्यूल नहीं पाए जाते, जल के मॉलिक्यूल नहीं पाए जाएंगे तो 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम नहीं 10 ग्राम आप ले सकते हो कि यदि आप 10 ग्राम वसा का उपयोग कर रहे हैं तो 10 ग्राम से उतनी ही एनर्जी हमें आगे मिलने वाली है। लेकिन हम लोग यदि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को लें 10 ग्राम को, तो उसमें एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि वसा है वो सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है, और उपयोग की दृष्टि से बोला जाए तो हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो सर्वाधिक बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में तोड़ना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे वसा लिखा हुआ है, तो वसा का जल अपघटन करने से क्या बनेगा? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनेंगे। उसी के बाद में हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगी? ग्लूकोज बनेगी। ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाली चेन है, C6H12O6। और हम बात करें प्रोटीन है, तो प्रोटीन से क्या बनेंगे? एमिनो एसिड, ठीक है। तो एमिनो एसिड में हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन है वो एमिनो एसिड की क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो यहाँ पे आप एमिनो अम्ल है उसको ऐड कर सकते हैं। तो एमिनो एसिड है, या आपको समझ में आ जाएगा कि एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पे तो जल अपघटन हुआ है इन सब चीजों का। उसके बाद में आपको सबसे पहले देखना है कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी हमें कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज बन चुका। अब ये ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव में आ गया, मतलब पूरी की पूरी सेल है उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको कोशिका द्रव बोलते हैं। उस कोशिका द्रव में ही ग्लूकोज है वो आ चुका।
ग्लूकोज के आने के बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेंगे एटीपी का यूज करके, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस शब्द आपको समझ में आ रहा होगा, ग्लाइको का मीन्स होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट बहुत सारे बहुपदीय संरचना पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस। टोटल 10 स्टेप की ये संरचना रहेगी। 10 स्टेप के दौरान क्या होगा, ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा, जिसको हम 3 कार्बन वाली स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगी ये सारी चीज, लेकिन आप लोगों को आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस हम लोग पढ़ेंगे। पायरुविक अम्ल बन गया। अब ये पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य में घूम रहा है, तो इसको बोलेंगे कि यदि आप O2 प्रोवाइड करवाते हो तो मैं अलग काम करूंगा, और O2 प्रोवाइड नहीं करवाते तो मैं अलग काम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, तो उस श्वसन को हम क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन बोलेंगे। तो ऑक्सी श्वसन के थ्रू क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये क्रेब्स साइकिल के नाम से क्या होगा, जाना जाएगा, और CO2 H2 और एनर्जी बना देगा। और वायवीय श्वसन में, ऑक्सी श्वसन में ज्यादा एनर्जी बनती है, कितनी बनेगी, 686 किलो कैलोरी या 36-38 ATP। मैंने कहा ये सारी की सारी प्रोसेस है, इसमें हम 2 साइकिल के नाम ले चुके, उनमें एक तो है ग्लाइकोलाइसिस और एक है क्रेब्स चक्र। उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला पढ़ेंगे, और उसके बाद में PPP साइकिल पढ़ने वाले हैं। तो 4 साइकिल्स हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। तो शायद PPP आप लोगों की नहीं दे रखी है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी इस चीज को। ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया, क्रेब्स साइकिल समझ में आ गया, और लास्ट में ये एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। ये बात हुई हमारे वायवीय श्वसन की, मतलब ऑक्सी श्वसन की। अब हम लोग बात करते हैं एनॉक्सिस श्वसन की। तो इसमें क्या होता है एनॉक्सिस श्वसन में, कि इसमें डायरेक्ट विदाउट ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में डायरेक्ट लैक्टेट बन जाता है या एथेनॉल बन जाता है। अब एथेनॉल बनेगा ये यीस्ट में बनेगा, और जो लैक्टेट बन रहा है, लैक्टिक एसिड जमता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ जमता है, मांसपेशियों में। हमें थकान फील हो रही है, हम ऑक्सीजन भरपूर नहीं ले पा रहे, तो जो C6H12O6 है वो डायरेक्ट किस में टूट जाती है, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल में, और हमें थकान फील होने लग जाती है। मांसपेशियों में जमने वाला जो होता है वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, जो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी पहले ही, ठीक है। तो मांसपेशियों में और लैक्टोबैसिलस जीवाणु में ये संरचना पाई जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये ग्लूकोज का एनर्जी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा मिल रही है, और अवायवीय में मात्र 2 ATP हमें मिल रहा है। ATP की फुल फॉर्म आपको ध्यान में होनी चाहिए, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई जितना ग्लूकोज लिया उतना सारा तो यूज होता नहीं है, ठीक है। तो उस ग्लूकोज को यहीं पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से घुमा के क्या कर देते हैं, ग्लाइकोजन में स्टोर कर देते हैं। ग्लाइकोजन है वो वापस ग्लूकोज में टूट सकता है, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस रहेगी स्टोर करने की। उसके बाद में हम बात करें कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन वाली शुगर है, तो हमारी बॉडी में 6 कार्बन वाली शुगर के साथ में हमें 5 कार्बन वाली शुगर की भी जरूरत होती है, जिसका नाम होता है राइबोस, ठीक है। राइबोस आप लोगों ने सुना होगा कि RNA और DNA के अंदर पाई जाने वाली राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ठीक है। तो उसका निर्माण करने के लिए क्या होगा कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो पेंटोज फॉस्फेट पथ, जो PPP साइकिल बोला मैंने, उसके थ्रू क्या बना लेगा, राइबोस शर्करा का निर्माण कर लेगा, जो 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, पेंटोज शुगर के नाम से जिसको जाना जाता है। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट की कहानी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं वसा के बारे में। सबसे ज्यादा एनर्जी तो वसा दे रही है, तो वसा है वो वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में टूट रही है। ग्लिसरॉल है वो DHAP नाम मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते टाइम भी समझाया था, जब हमने इस भयंकर वाला जो C3 पढ़ा था उस टाइम, ठीक है। तो अभी मैं वापस इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में इसको वापस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आप देखिए कि वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा डायरेक्ट क्या बना लेता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऊर्जा मध्यवर्ती मतलब सारे के सारे, मतलब वसा से भी, कार्बोहाइड्रेट से भी और इवन प्रोटीन से भी, ठीक है, क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। तो ऊर्जा मध्यवर्ती के रूप में भी किसको जाना जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को जाना जाता है, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो वापस क्या बना सकता है, फैटी एसिड है वो बना सकता है, वसीय अम्ल है वो
बना सकता है। तो मैंने ये एरो है वो दोनों साइड में किए हैं। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड बना रही है, एमिनो एसिड से यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनता है, जो मैंने ऊर्जा मध्यवर्ती के नाम से बोला, और उसके साथ में लैक्टेट का भी फॉर्मेशन करता है। अब यदि लैक्टेट बना रहा है तो लैक्टेट से वापस क्या बना सकता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से वापस वही प्रोसेस चल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत भी कहा जाता है प्रोटीन को, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए। और इसके बाद में आपको जो ऑक्सी और एनॉक्सी श्वसन के बीच में जो अंतर दे रखा है वो अंतर मोटा मोटी आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो उसके मैं आपको नोट्स है वो डायरेक्ट प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सी और एनॉक्सी श्वसन की साइकिल्स है वो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।